तो ये है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट का वीडियो का पार्ट 2। और जो अभी तक हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में, अभी तक जितना हमने देखा कि डिफरेंट तरीके के जो बैंड है, बैंड कहाँ पर है, सार्कोमेयर। सार्कोमेयर क्या चीज़ होता है, आपका जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं आप मसल में, उसका बेसिक यूनिट को क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर कहा जाता है। सार्कोमेयर कहाँ लाई करता है, आपका एक जी लाइन से दूसरी लाइन जी तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो सारा का सारा एक सार्कोमेयर है। अब इस सार्कोमेयर के अंदर आपका जो दो मेन प्रोटीन है वो है एक्टिन जो कि लाल रंग से दिखा है, और मायोसिन जो कि ब्लू कलर से दिखा है। ये जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो सार्कोमेयर का जो डिस्टेंस है, जो दो जी लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, और उसी को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है एक्टिन, और जो ब्लू कलर में मायोसिन, ग्रीन कलर में टिटिन, इन स्ट्रक्चर्स को डिटेल में देखना। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि ओके, सो ईच एक्टिन, और जो इसको कि थिन फिलामेंट भी कहा जाता है, वो दो फिलामेंट से बना होता है। तो इसमें आप दिख रहा होगा कि दो हेलिकल फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं। अब कह रहा है कि ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 एफ फिलामेंट्स। अब जब ये एक फिलामेंट बना लेता है तो उसको एफ फिलामेंट बोलते हैं। आप देख ले, चलिए पहले समझ लेते हैं कि जी एक्टिन मोनोमर स्टेट में जब ये होता है उसको कहा जाता है जी एक्टिन, मतलब कि ग्लोब्यूलर एक्टिन। और ये ग्लोब्यूलर एक्टिन का पॉलीमराइजेशन हो सकता है, दो एफ एक्टिन बनते हैं और एफ एक्टिन क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लपेट दिए जाते हैं और उससे हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर एक तरफ से ज्वाइन होता रहता है और एक तरफ से ख़त्म होता रहता है। तो जहाँ से ज्वाइन होता है उसको प्लस एंड कहा जाता है, जहाँ से हटता रहता है उसको नेगेटिव एंड कहा जाता है। ये है बेसिक आपका एक्टिन, और यही एक्टिन आपका कहाँ लगा हुआ है, बट ये परमानेंटली लगा हुआ है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्टिन और भी जगह यूज होता है, केवल एक ही जगह नहीं है। साइटोस्केलेटन प्रोटीन है, आपको अगर याद हो तो एक अमीबॉइड मूवमेंट जो हमने पहले पढ़ा था, वो किसकी वजह से हो रहा था, वो अमीबा में इसी एक्टिन के जुड़ने, एक तरफ से वो जुड़ता है एक तरफ से खत्म होता है, तो वो जिस तरफ से जुड़ता जा रहा है सेल उस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है। तो इसलिए एक्टिन का काम वहां पर था। कहीं कहीं ये परमानेंट भी काम करता है, जैसे कि आपका विलाय के अंदर उसका जो परमानेंट स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से, एक्टिन की वजह से। आपका जो एक्टिन और मायोसिन का परमानेंट स्ट्रक्चर बनकर ही आपके मसल सेल्स बनते हैं जो कि आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो एक्टिन है उसको वो परमानेंट है और उसका स्ट्रक्चर हमको देखना है। तो ये हो गया बेसिक। तो टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, चलिए इसकी थोड़ा सा ना अगले पेज पे देखते हैं कि आखिर इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता किस तरीके से है। तो इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग में आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर वाला पोर्शन है वो है आपका एक्टिन, और एक्टिन के साथ साथ आप एक ग्रीन कलर का प्रोटीन भी देख रहे हैं। ग्रीन कलर का प्रोटीन आगे जाकर के मायोसिन से चिपक रहा है, अटैच हो रहा है, और उस प्रोटीन का नाम है टिटिन। वो यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि जो एक्टिन का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि दो फाइबर एक दूसरे के ऊपर लपेटे हुए दिख रहे हैं, उनको थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप जाकर देखना चाहेंगे तो आपको ये दिखेगा कि हर एक एक्टिन पे एक तो थोड़ा सा लाल वाला भाग है, एक है आपका पीला वाला भाग। और लाल वाला भाग और पीला वाला भाग के दोनों के अलग अलग काम है। पीला वाला भाग एक को कहा जाता है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट इसको इसलिए कहा जाता है कि जैसे ही ये पीला वाला भाग बाहर आएगा मायोसिन उसमें तुरंत चिपक जाएगा। तो इसको हमेशा क्या करके रखना पड़ता है, कोट करके रखना पड़ता है, कवर करके रखना पड़ता है। और कवर किसे किया जाता है, कवर किया जाता है इस प्रोटीन से। प्रोटीन का नाम है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन एक रस्सी की तरह प्रोटीन है, बहुत छोटा है एक्टिन के फाइबर से भी, और ये पूरे के पूरे जो ये फिलामेंट है जो एफ एक्टिन है उसके ऊपर पूरे के ऊपर ऐसे लपेटा हुआ चला जाता है। और किसको कवर कर रहा है, एक्टिव साइट को कवर कर रहा है। एक्टिव साइट क्या चीज होती है, एक्टिव साइट होती है जहां पर अगर ये एक्सपोज हुआ, अगर ये पीला वाला भाग बाहर दिखा तो तुरंत ये जो ब्लू मायोसिन है तुरंत इस पे चिपक जाएगा। इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे, अभी अगर हल्का सा भी आइडिया लग रहा है तो काफ़ी है। अब इसके ट्रोपोमायोसिन के अलावा एक और प्रोटीन होता है, उसको बोला जाता है ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन अलग अलग थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर दिखेगा, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। इसका क्या रोल है इसको भी हम आगे में देखेंगे। अभी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं पहले कि आखिर स्ट्रक्चर किस तरीके से है। तो ये तो हो गया हमारा अब तक जो हमारा थिन फिलामेंट था। आप देखते हैं थिक फिलामेंट के बारे में कि आपको जो मायोसिन होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ब्लू वाला पोर्शन है वो सारा का सारा मायोसिन है। मायोसिन का यहाँ से एम लाइन उठा लिया, ये एम लाइन है, और दोनों ही तरफ, इस तरफ भी जाएंगे तो इस तरफ ये ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, जैसे कि उसमें से कुछ निकला हुआ है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में इसी तरीके से निकले होते हैं। एक को अगर आप उठाकर देखेंगे जो करके इसकी बेसिक यूनिट बोला जाता है, जो कि मीरोमायोसिन जिसका नाम बोला जाता है, मायोसिन या मीरोमायोसिन। अब ये भी आपका किस किस चीज़ का बना हुआ है, इसमें है मायोसिन का हेड, उसके बाद आता है आपका हिंज, और उसके बाद आपकी आती है टेल।
तो ये देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कि ईच मायोसिन थिक फिलामेंट इज ऑल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, ये भी मायोसिन जो है पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, और मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन आर कॉल्ड एज द मीरोमाइसिन, और इसको क्या कहा जाता है, मीरोमाइसिन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द थिक फिलामेंट, अब ये क्या है कि ये थिक फिलामेंट में जाकर के पूरा इसको बना, यही तो थिक फिलामेंट है, ये तो थिक नहीं है इतना, तो ये मिल करके काफ़ी सारे मीरोमाइसिन, ये एक बड़ा वाला मायोसिन बनाते हैं। ईच मीरोमाइसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट, दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या क्या, एक ग्लोबुलर हेड, एक तो ग्लोबुलर हेड हो ही गया, एंड शॉर्ट आर्म और अ टेल, और ये एक टेल हो जाती है इसके साथ। द फॉर्म बीइंग कॉल्ड इज द हैवी मीरोमाइसिन एंड द लेटर इज कॉल्ड इज द लाइट मीरोमाइसिन, ये आपका हैवी मीरोमाइसिन हो गया, ये आपका लाइट मीरोमाइसिन हो गया। The heavy myromycin components are the head of the short arm towards the at the regular distance at an angle from each other to the surface polymerized by the mycin। तो ये यहाँ पर यही बोलना चाह रहा है कि ये जो आपका ये जो एक तो हैवी मीरोमाइसिन ये वाला पार्ट हो गया आपका, और एक हो गया आपका ये लाइट मीरोमाइसिन। जो ये हैवी मीरोमाइसिन वाला पार्ट है वो एक प्रोजेक्टेड रहता है, एक एंगल पे, आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा बाहर की ऊपर की तरफ निकला हुआ एक एंगल पे रहता है, और यही एंगल है जो कि कॉन्ट्रैक्शन कराने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एक तो द शॉर्ट आर्म जो होता है वो प्रोजेक्ट आउटवर्ड बाहर की तरफ निकली होती है एट अ रेगुलर डिस्टेंस, एक डिस्टेंस मेंटेन करती है और एक एंगल मेंटेन करती है फ्रॉम द ईच अदर, एक दूसरे से भी। ओके, और यही पॉलीमराइज करके मायोसिन फिलामेंट, और जो इस ये वाला पोर्शन होता है आपका क्रॉस आर्म कहलाता है। द ग्लोबुलर हेड इज एन ATPase। अब ये जो हेड पे आपकी कुछ साइट्स हैं, एक तो हो गया एक्टिन बाइंडिंग साइट, मैंने बोला था ना कि जहाँ पर ये जो आपका एक्टिन है इसके दो भाग थे, एक लाल वाला एक पीला वाला। पीला वाला भाग जो था वो जैसे ही एक्टिन वो वाला पीला भाग एक्सपोज होगा तुरंत एक्टिन जो मायोसिन है वो तुरंत उस पर बाइंड हो जाएगा, और कहाँ से बाइंड होगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट से उस पर तुरंत बाइंड हो जाएगा। ओके, और यहीं पे इसका क्या बोलते हैं, इसको ATP बाइंडिंग, दो जगह ATP बाइंड होगा, ATP एनर्जी देगा, और एक साइड है जहाँ पे एक्टिन बाइंड कर जाएगा तुरंत की तुरंत। चलिए, जितना हमने डिस्कस किया है उसको फटाफट से देख लेते हैं। हमारे पास हैं ये दो चीज़ें, ओके, एक्टिन और मायोसिन, ये ले लेते हैं। ओके, तो ब्लू वाला मायोसिन, रेड वाला एक्टिन। रेड वाले एक्टिन में दो जो एफ एक्टिन है एक दूसरे से लपेटे गए हैं, एक फाइबर बना रहे हैं। उस फाइबर को अगर हमने डिटेल में देखा तो वो खुद फाइबर एक मोनोमर से बना हुआ है, उस मोनोमर का नाम होता है जी एक्टिन। और जी एक्टिन ग्लोबुलर एक्टिन, अगर लंबा बन गया तो फिलामेंटस एक्टिन। दो फिलामेंटस एक्टिन एक दूसरे के ऊपर लपेटे गए हैं। जो मोनोमर है उसकी दो साइड्स हैं, एक रेड वाली जहाँ पर के जो कि कुछ नहीं कर रही है, और जो येलो वाली जहाँ पर के मायोसिन बाइंड करेगा। इसके ऊपर येलो साइड को कवर करता हुआ एक प्रोटीन होता है, उसका नाम होता है ट्रोपोमाइसिन, और बीच बीच में कहीं पर एक और प्रोटीन होता है जिसका काम हम आगे देखेंगे, उस प्रोटीन को बोलते हैं ट्रोपोनिन। ये यहाँ पर है हमारा एक थिक फिलामेंट, ये है एमलाइन, और दोनों तरफ मूव करता है हमारा मायोसिन। और मायोसिन खुद भी एक यूनिट से बना हुआ है, उस बेसिक यूनिट का नाम होता है मीरोमायोसिन। और मीरोमायोसिन में हमारा होता है हेड वाला पोर्शन, एक होता है टेल वाला पोर्शन। हेड वाला पोर्शन मूवेबल होता है, आप देख सकते हैं कि ये मूव करेगा। अभी आगे देखें किस तरीके से मूव करता है। इसमें हिंज होता है जिसकी वजह से ये मूव कर पाता है, और इसके यहीं पर मायोसिन हेड में ही दो साइड्स होती हैं, एक जहाँ पर के वो ATP को हाइड्रोलाइज करके एनर्जी प्राप्त करेगा, और दूसरी साइड होगी जहाँ से वो एक्टिन से बाइंड करेगा, ये जो येलो वाला साइड था वो वाला पोर्शन। ओके, हमने प्रोटीन लेवल पर जो है इन जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो डिफरेंट प्रोटीन इस्तेमाल हो रहे थे एक्टिन मायोसिन, उनका हमने स्ट्रक्चर देख लिया है। अब हम है मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म आखिर किस तरीके से होता है। Mechanism of the muscle contraction is best explained by the sliding filament theory। अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बिना पर उसको सबसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब विच स्टेट, जो कि कहता है कि द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर टेक्स प्लेस, के मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है बाय द स्लाइडिंग, कि कौन किसके ऊपर खिसकेगा, कि थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट, कि थिक फिलामेंट अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, थिन फिलामेंट उसके ऊपर आकर के उस पर स्लाइड करेगा, और उसको क्या बोलेंगे हम, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सभी चीज़ वैसी की वैसी हैं, बस कलर ऑपोजिट हो गए हैं। तो कलर को जरा ध्यान से बोलिएगा कि अभी तक क्या था कि जो हमारा मायोसिन था वो ब्लू था, एक्टिन जो था वो रेड था। अब मायोसिन रेड है, एक्टिन ब्लू है।
अब ये हो गया जी लाइन, क्या देख रहे हैं कि पहले स्टेट में जी लाइन यहाँ पर है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन करने की कोशिश की तो वो थोड़ा सा, ये पार्शियली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन अपनी मैक्सिमम स्टेट पे, जी लाइन एक दूसरे के बहुत करीब आ चुकी हैं, एच बैंड जो है गायब हो चुका है, क्योंकि एच बैंड क्या था, एक्टिन जो ये जो आपका एक्टिन वाला था, इनके बीच में जो डिस्टेंस था उसको एच बैंड बोला जा रहा था, एच बैंड कम हुआ फिर बिल्कुल डिसअपियर हो गया, जी लाइन्स कॉन्ट्रैक्शन हो गया, पास में आ गए। तो क्या देख रहे हैं आप, ये जो एक्टिन है जब ये मायोसिन के ऊपर ऐसे अंदर की तरफ स्लाइड करेगा तो क्या यही इसी चीज़ को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। अब आखिर ये स्लाइड क्यों करेगा, इसका मॉलिक्यूलर प्रोटीन के लेवल पर मैकेनिज्म क्या है उसको देखते हैं। इस मैकेनिज्म को हम पूरे 5 स्टेप में डिफाइन कर देंगे, इसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर की तरफ भी आपका एक्टिन है, सॉरी मायोसिन है, नीचे की तरफ भी मायोसिन है, बीच में आपका एक्टिन है। तब ये जो एक्टिन है ये पीछे की तरफ स्लाइड करेगा तो आपका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होगा। सबसे पहला स्टेप है कि किसी तरीके से, वो क्या तरीका है कि किसी तरीके से कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाएगी और कैल्शियम आयन जाके बाइंड कर जाएगा आपका ट्रोपोनिन पे। जैसे ही आपका ये कैल्शियम ट्रोपोनिन पर जाकर बाइंड करेगा, ट्रोपोमायोसिन का जो स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और जितना भी एक्टिन का जो येलो वाला पार्ट था जो कि एक्टिव साइट था वो एक्सपोज हो जाएगा। तो इस पहले स्टेप का नाम है एक्टिव साइट एक्सपोजर। किस वजह से हो रहा है, कैल्शियम की वजह से। जैसे ही कैल्शियम बाइंड किया किससे, ट्रोपोनिन से, ट्रोपोनिन से किसकी वजह में चेंज आएगा, ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन किससे हट जाएगा, एक्टिन की एक्टिव साइट से। तो येलो वाला जो पार्ट है वो एक्सपोज हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर चुके हैं, येलो वाला पार्ट अगर एक्सपोज हो गया तो एक्टिन तुरंत उस पर जाकर के चिपक जाएगा। एक्टिन पर पहले से एटीपी मौजूद है, एडीपी प्लस फॉस्फेट, एडीपी प्लस फॉस्फेट मतलब एटीपी उसमें पहले से मौजूद है। ये तुरंत जाकर के जैसे ही एक्सपोज होगा तुरंत चिपक गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये चिपक गया जाकर के। ये दूसरा स्टेप क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, इसमें ब्रिज चिपक जाएगा वो जाकर के। तो एक्टिव साइट से जाकर के आपका मायोसिन एक्टिन के मोनोमर्स पर जाकर के चिपक गया। 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में हमको दिख रहा है कि एटीपी जो उस पर लगा हुआ था, एटीपी जो कि मायोसिन पे लगा हुआ था, उसका हाइड्रोलिसिस होगा और हाइड्रोलिसिस होने की वजह से जो हिंज था वो पीछे की तरफ मूव करेगा, झटका लेगा पीछे की तरफ। अब देखिए कि ये वाला भी पीछे की तरफ झटका लिया, ये वाला भी पीछे की तरफ ही झटका लिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो एक्टिन का पूरा फिलामेंट है वो राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ओके, और यही क्या है, स्लाइडिंग हो रही है उसकी। अब ये हो गया फोर्थ के पिवटिंग ऑफ द मायोसिन हेड, कि वो मुड़ेगा। चौथा स्टेप है हमारा क्रॉस ब्रिज डी अटैचमेंट। अब ये इसी स्टेट में नहीं रहेगा। अगर भाई आपने एक स्टेट को, एक मसल को अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जब ढीला करते हैं तो उससे हट भी जाता है। हटेगा कब, जब एटीपी नॉर्मल एडीपी हाइड्रोलाइज एटीपी हाइड्रोलिसिस होता है तो वो पीछे की तरफ मूव करेगा। अब जगह खाली हो गई है जहाँ पर के एटीपी रखा हुआ था, अब वहाँ पर आकर के एटीपी अगर दोबारा से लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, ये एक्टिन से छूट जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा चौथा स्टेप। 5वें स्टेप में आ जाता है कि अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, कि ये तो चला गया आगे की तरफ, हम जहाँ से शुरुआत किए थे, और दोबारा से आपका एटीपी अपनी वहीं मायोसिन रीएक्टिवेशन की वहीं जहाँ जिस पोजीशन में पहले था उसी पोजीशन में वापस आ जाएगा। ये है समझने के लिए, ये हमने समझ लिया। ओके, अब इसको देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में इसको किस तरीके से हमने देख लिया है कि आखिर जो कॉन्ट्रैक्शन होना है बेसिक मॉलिक्यूलर लेवल पे, जो ये वाला जो आपको साइकिल दिखा रहा है जा रहा है, ये 5 स्टेप में हमने इसको डिटेल में देख लिया कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन आप याद करें कि हमने क्या बोला था, जैसे ही पहला शुरुआत हुई थी हमने बोला था कि मान लीजिए कि कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है और कैल्शियम आयन जो है वो जाकर ट्रोपोनिन पे बाइंड कर गया है और वहाँ से उसने ट्रोपोमायोसिन की शेप चेंज कर दी, जिसकी वजह से एक्टिन की एक्टिव साइड एक्सपोज हो गई जिसपे कि मायोसिन बाइंड कर गया है। अब हमें देखना है कि वो जो सो कॉल्ड हमने बोला था कि कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन मान लीजिए कि बढ़ गई है, वो आखिर किस तरीके से बढ़ी थी। तो बोल रहा है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपका जब दिमाग सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल आएगा, ये सिग्नल आ रहा है, ये सिग्नल जब आएगा वाया सीएनएस वाया द मोटर न्यूरॉन। ये क्या है आपका मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कहाँ पे लगता है, मसल्स पे जाकर लगता है ताकि आप काम कर पाए। अ मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट्स कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। तो यहाँ पर ये आपका मसल और ये आपका साइनेप्टिक टर्मिनल मोटर नर्व फाइबर का मिला करके आपका बनाते हैं मोटर यूनिट। द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा, यहाँ पर जो ये जो जंक्शन बन रहा है आपका of the muscle fiber is called as the neuromuscular junction or the motor end plate।
अब जहाँ पर आपका नर्व और मसल दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, नर्व बोल रहा है कि आपको अब कॉन्ट्रैक्ट करना है, उस जगह को बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। A neural signal reaching this junction releasing the neurotransmitter acetylcholine का जो है रिलीज कर दिया जाएगा। ये नंबर पहला स्टेप नंबर 1 क्या है, ACH रिलीज्ड एंड बाइंडिंग रिसेप्टर। अब एसिटाइलकोलिन अगर रिलीज होगा तो वो अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा, है ना। अब दिस विच जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल इनटू द सार्कोलेमा। अब इसकी वजह से इसकी मसल की मेम्ब्रेन, जिसको कि सार्कोलेमा भी कहा जाता है, उसके अंदर आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है। आपको जो तीर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसमें कुछ गड्ढे बने होते हैं, गड्ढे टी टाइप के दिख रहे हैं आपको, ये टी शेप का जो गड्ढा बना हुआ है, इसको टी टिब्यूल बोला जाता है। तो क्या होता है कि ये जो सार्कोलेमा में नर्व एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो गया है वो कंटिन्यू करेगा इसके टी टिब्यूल के साथ। अंदर थोड़ा जाकर के टी टिब्यूल हमारा जुड़ा हुआ होता है, मतलब मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन उसका अटैचमेंट होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं बहुत सारा कैल्शियम। जब डिपोलराइजेशन हो गया इस सार्कोलेमा मेम्ब्रेन का, वो जाकर के एक्टिव कर देगा इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को भी, और उसको क्या बोलेगा आप कैल्शियम रिलीज कीजिए। और ये ही वो कैल्शियम है जिसको हमने शुरुआत में बोला था कि मान लीजिए कि कैल्शियम आयन बढ़ा हुआ है, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है। दिस स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर, ये मसल फाइबर में फैलता है, कॉजेज द रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन का रिलीज कॉज करता है इनटू द सार्कोप्लाज्म। और सार्कोप्लाज्म में ही क्या चल रहा है, सब कुछ ये खेल चल रहा है कॉन्ट्रैक्शन वाला। इंक्रीज इन द कैल्शियम एक्टिविटी लीड्स टू द बाइंडिंग कैल्शियम टू द सबयूनिट ट्रोपोनिन, जो कि हम पहले देख चुके हैं। हम क्या देख चुके हैं कि आपका कैल्शियम जो है ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर चुके। तो ये है वो स्लाइड कि जहाँ पे हमने इस बात को फॉर ग्रांटेड लिया था शुरुआत करने से पहले कि मान लीजिए कैल्शियम आयन बढ़ चुका है, कैल्शियम आयन बाइंड करेगा ट्रोपोनिन पे, ट्रोपोनिन चेंज करेगा ट्रोपोमायोसिन की शेप और एक्टिव साइड ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल को एक्सपोज कर देगा। तो यहाँ पर अगेन बोल रहे हैं कि इंक्रीज इनटू द कैल्शियम आयन, कैल्शियम लेवल में इंक्रीज हो गया, बाइंडिंग कैल्शियम टू द सब यूनिट ट्रोपोनिन, कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन से बाइंड कर जाएगा, और जो कि कहाँ प्रेजेंट है, एक्टिन फिलामेंट पे प्रेजेंट है, देयर बाय रिमूविंग द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइड ऑफ द मायोसिन। ठीक है, मायोसिन की एक्टिन की जो एक्टिव साइड थी उसको हटा देगा, उसको अनमास्क कर देगा। अब यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस, एटीपी की एनर्जी का इस्तेमाल करके जो मायोसिन हेड है नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट। जो अगला ये जैसे ही हमने इसका एक्टिन की एक्टिव साइट को एक्सपोज किया, हमने क्या बोला, एटीपी वो जो मायोसिन हेड है वो तुरंत किससे बाइंड कर जाएगा, एक्टिन से बाइंड कर जाएगा, जो कि किया भी। और फिर जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो गया वो इसको पीछे मुड़ गया था। द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट, और मायोसिन ने क्या किया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइड ऑफ द एक्टिन एंड मेक द क्रॉस ब्रिज। ये बन गया हमारा क्रॉस ब्रिज। जब मायोसिन जैसे ही खुली हुई एक्टिन की साइड पर जाकर बाइंड करके बन गया क्रॉस ब्रिज। ओके, अब नाउ दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द ए बैंड। अभी जो एक्टिन है वो अंदर की तरफ ए बैंड की तरफ पुल होगा। द जी लाइन अटैच्ड टू दीज एक्टिन आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड। अब जब भाई ये एक्टिन अंदर की तरफ पुल हो रहा है तो जी लाइन भी तो अंदर की तरफ पुल होंगी। अब कॉजिंग अ शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमेर। अब इसकी वजह से दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों जी लाइनों के बीच का डिस्टेंस छोटा होता जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। द आई बैंड गेट्स रिड्यूस्ड। आई बैंड, अगर ये वाला बैंड देखें आप, ये जो ये वाला हिस्सा था ये वाला छोटा हो गया इसके, क्योंकि उसके ऊपर चढ़ गया तो ये खत्म हो गया आई वाला बैंड। और वेयर एज ए बैंड रिटेन्स इट्स लेंथ। ए बैंड क्या था, ए बैंड केवल मायोसिन का जो था वो पोर्शन था ना, वो तो उतने का उतना ही रहा। अब इसमें तीनों में ए बैंड की लेंथ जो है बराबर है। एंड द मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी एंड पीआई गोज बैक टू द रिलैक्स्ड स्टेट। और जैसे ही ये एडीपी को पीआई को छोड़ देता है अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में वापस आता है। एंड एटीपी बाइंड्स टू एटीपी, और जैसे ही एटीपी इसके ऊपर बाइंड हो जाएगा एंड द क्रॉस ब्रिज इज बीइंग ब्रोकन। जैसे ही एटीपी बाइंड होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में पहुंच जाएगा। द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बिगिंस। तो दोबारा से यही साइकिल वैसे के वैसे ही चालू हो जाएगी। तो ये आप बैक जाके अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार इसको देख सकते हैं। ओके, इस वाले फिगर को हम पहले ही देख चुके हैं।
अब इसमें क्या है कि एच जोन जो है कम होता हुआ दिखेगा आपको जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया है, जब मैक्सिमम हो गया तो एच जोन खत्म हो गया है। आई बैंड आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, खत्म होता हुआ दिखाई देगा। ए बैंड उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि ए बैंड कुछ नहीं है, मायोसिन का लेंथ जो आपको जितना दिख रहा है वही आपका ए बैंड है, और वो हमेशा डार्क में दिखता रहेगा, तो वो हमारा ए बैंड उतने का उतना ही रहेगा, जो कि हम देख चुके हैं अभी तक। आगे वो कह रहा है कि द ब्रेकेज ओके, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कि द प्रोसेस कॉन्टिन्यूज टिल द कैल्शियम आयन आर पम्प्ड बैक। अब कैल्शियम आयन साइटोप्लाज्म में मौजूद था, तभी तो वो ट्रोपोनिन पे जाके लगा, जिसने कि ट्रोपोमाइसिन का शेप चेंज किया और आपका जो कॉन्ट्रैक्शन था वो आगे की ओर बढ़ा। तो कैल्शियम ही वही चीज़ है जो कि आपका कॉन्ट्रैक्शन करा रही है। अब कैल्शियम को अगर आप जब तक वापस उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं भेजेंगे, तब तक वो रिलैक्स स्टेट में भी नहीं आएगा। तो द प्रोसेस कॉन्टिन्यूज, कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा टिल द कैल्शियम आयन आर पम्प्ड बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम, जब तक कैल्शियम आयन को वापस साइटोप्लाज्मिक सिस्टम में वापस नहीं भेज दिया जाता। अब चलिए आपने भेज दिया, दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ द जी लाइन बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन। अब इसकी वजह से जो जी लाइन होगी वो कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा वहाँ पे, ओके, एंड दैट इज नथिंग बट द रिलैक्सेशन, और इसी को क्या कहा जाता है, रिलैक्सेशन कहा जाता है। The reaction time of the fiber can carry in different muscle, कि भाई अलग अलग मसल्स में ये जो रिएक्शन टाइम है, आप कितना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना जल्दी रिलैक्स करेंगे, वही आपका क्या नाम है, रिफ्लेक्स पीरियड को डिफाइन करता है कि आप कितने ज़्यादा, आपके रिफ्लेक्स एक्शंस कितने ज़्यादा अच्छे हैं, कि आप इस प्रोसेस को, कैल्शियम बाहर निकालना और कैल्शियम को वापस लेके जाना, इस प्रोसेस को कितना जल्दी कर सकते हैं, इसी पे आपका रिफ्लेक्स एक्शन डिपेंड करेगा। ओके अब यहाँ पर इसके आगे हमको थोड़ा सा डिसाइड करना है कि आखिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी मसल्स में किस तरीके से हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर ले। अगली लाइन वो पे कहना चाह रहा है कि रिपीटेड एक्टिवेशन, कि आप जल्दी जितना ज़्यादा काम करेंगे, रिपीटेड बार बार जब उसको एक्टिवेट करेंगे मसल को, ऑफ द मसल कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड ड्यू टू द एनोरेबिक ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन। और यूजिंग, और ये कब होता है, जब फटीग हो जाता है, मतलब बार बार आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, जो आपका ग्लाइकोजन क्या होता है, आपका स्टोर होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है। पहली बात, कहाँ का स्टोर होता है, बॉडी में, लिवर में और स्केलेटल मसल में। और जब ग्लाइकोजन को आप ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी हाई एनर्जी की, ग्लूकोज से आप एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस करेंगे। ग्लाइकोलिसिस में आप उसको पायरुविक एसिड में चेंज करेंगे, आपको 2 ATP मिल जाएंगे, ओके, और वहाँ पर ATP यूटिलाइज भी होगा। अब चूंकि पायरुविक एसिड आपको फाइनली एनर्जी नहीं दे पा रहा है, वो एसिटाइल कोएंजाइम में TCA साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो सब नहीं हो पा रहा है ऑक्सीजन की वजह से, कि ऑक्सीजन कम है, तो आपका इसको पायरुविक एसिड को किस में चेंज कर दिया जाता है, लैक्टिक एसिड में चेंज कर दिया जाता है। अब और क्या क्या तरीके हैं कि सेल में आखिर कहाँ कहाँ पर ATP का इस्तेमाल हो रहा है। ये सेल में क्या होता है कि आपका एक मॉलिक्यूल होता है क्रिएटिन। अब क्या होता है कि जब आप मान लीजिए नॉर्मल अवस्था में है, शांत है, क्रिएटिन को क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट करा दिया जाता है, ठीक है, क्रिएटिन नॉर्मल स्टेट में बोल रहा हूँ, नॉर्मल स्टेट में क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता रहेगा बॉडी में। क्यों? क्योंकि जब आप भागेंगे, जब आप दौड़ लगा रहे होंगे, जब आप खेल रहे होंगे, उस वक्त पर बॉडी पर इतना समय नहीं है कि वो पहले ATP बनाएगा और फिर आपको ATP देगा। तो ये एक तरीके से प्रो फॉर्म में आपको फॉस्फेट उसने मैनेज करके रख लिया है। तो फटाफट जो ADP बन रहा होगा, जो आप इस ATP को इस्तेमाल करके ADP में कन्वर्ट कर रहे होंगे, क्रिएटिन फॉस्फेट से क्रिएटिन बन जाएगा और फॉस्फेट दे देगा आपका ADP को, और वो कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, ओके, ताकि आपको कम समय के अंदर ATP की ज़्यादा मात्रा प्रोवाइड की जा सके। ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है आपका पायरुविक एसिड में, 2 ATP वो आपको दे देगा। तो इस तरीके से जब आप दौड़ रहे होते हैं, तो ये 2-3 तरीके हैं जिनसे कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मिल जाता है, कि आपको बॉडी को पुश करने का मौका मिल जाता है। क्या क्या? ग्लाइकोजन स्टोर होता है आपका मसल्स में, कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, दे देगा 2 ATP। पहले से हमने क्या करके रखा हुआ है, फॉस्फेट को स्टोर करके रखा हुआ, किस फॉर्म में, क्रिएटिन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा क्रिएटिन की फॉर्म में, और फॉस्फेट दे देगा ADP को, दोबारा से आपके पास ATP और आ गए। अब हमारा आगे बोल रहा है ये कि मसल कंटेन अ रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, ओके, ये ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है। हम और कहाँ पर एक ऐसे पिगमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं जिसके ऑक्सीजन से रिलेशन है, वो है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में हमारे 4 ग्लोबिन चेन होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, और 4 ग्लोबिन चेन के सेंटर में एक होता है ये हीम ग्रुप।
और हीम ग्रुप क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है ताकि ये ऊपर से एक जो लंग से लेके जाता है टिश्यू तक, और टिश्यू से लेके आता है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक। तो ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, स्टोर नहीं करके रखता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन मसल्स में इससे मिलता जुलता ये हीमोग्लोबिन, ये है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में केवल और केवल एक ही चेन होती है और ये मसल्स में पाया जाता है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने पास स्टोर करके रखता है। क्यों? क्योंकि आपको अभी हम पहले रेस्पिरेशन वाले, अगर आपको रेस्पिरेशन का हल्का सा आइडिया होगा तो रेस्पिरेशन में आखिरी में सबसे क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, तभी तो आपका हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एटीपी आप निकाल पाएंगे। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, वो ऑक्सीजन मिलता है इस हीमोग्लोबिन से, सॉरी मायोग्लोबिन से। सो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। तो बोल रहा है कि मसल कंटेन्स अ रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट दैट इज नोन एज द मायोग्लोबिन। ओके, ठीक है। अब मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई, बहुत ज़्यादा हाई होता है इन सम ऑफ द मसल्स विच गिव इट द रेडिश अपीयरेंस। और यही है कलर वाला पिगमेंट है, तो जिस मसल्स में होगा उसको रेड कलर का अपीयरेंस भी देगा, और इसी वजह से मायोग्लोबिन हमारा रेड कलर पिगमेंट, और जिस मसल में होता है वो रेड मसल। दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं। रेड मसल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा रह रहा है, और आपका होता है, एक बोलते हैं, एक होता है नॉर्मल फैट जिसको बोला जाता है वाइट फैट, और एक होता है आपका ब्राउन फैट। एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन बाय एन इन्फेंट, कि एक इन्फेंट जो बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, वो इनमें से क्या चीज़ नहीं कर सकता है। आप ऑप्शन देख लीजिए कि वो वॉमिटिंग नहीं कर सकता है, वो ब्रीदिंग नहीं कर सकता है, या वो शिवरिंग नहीं कर सकता है, या स्वेटिंग नहीं कर सकता है। तो ऐसे करके, मतलब मैंने तो अभी रैंडम ऑप्शन ले लिया, तो ऑब्वियसली द आंसर वॉज कि छोटे बच्चे जो हाल ही में पैदा हुए हैं वो शिवरिंग नहीं कर सकते। हम लोगों को ठंड लगती है तो हम अपने सेंट्रल कोर के मसल्स को शिविर करके उसमें से एटीपी निकलते हैं, एटीपी से एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट करके थोड़े से गर्म रह सकते हैं, बच्चे नहीं रह सकते। तो बच्चों में होता है खास कलर का फैट, उसको बोलते हैं ब्राउन फैट। उसका ब्राउन कलर है ही इसी वजह से क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो बच्चे उस फैट का इस्तेमाल करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को इस्तेमाल करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी बनवाते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। शिविर नहीं कर सकते, शिविर हम होना सीखते हैं। अब यही चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल है कि दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन प्लेंटी अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच कैन यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन पे इनका सारा का सारा जोर रहेगा ताकि एटीपी प्रोड्यूस कर सकें। सो दीज मसल देयरफॉर कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, एरोबिक मसल। देखिए वही बात आ गई। ऑन द अदर हैंड दूसरी मसल क्या, एक हो गया रेड मसल, हाई माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट, मीडियम वाला वाइट वाला मसल हो गया जिसमें लो माइटोकॉन्ड्रिया का कंटेंट होगा और जो इसमें लो मायोग्लोबिन भी होगा। एक होता है मिक्स मसल जिसमें दोनों का दोनों होता है कि दोनों मिक्स, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ मिक्स मसल, राइट। ऑन द अदर हैंड सम मसल्स पोजेस वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन, कुछ में होता है बहुत कम मायोग्लोबिन होता है, एंड देयरफॉर अपीयर्स पेल और वाइटिश, या तो पेल होंगी या वाइटिश कलर की होंगी। आप यही डिफरेंस आप चिकन में और उसमें देख सकते हैं कि आप कोई भी बीफ में या गोट में, इन दोनों की मीट में जो डिफरेंस होता है वो कलर का होता है। उसमें मायोग्लोबिन पिगमेंट चिकन में इतना नहीं होता है जितना कि आपको गोट या बीफ में मिलेगा। दीज आर द वाइट फाइबर्स, और ये क्या है, वाइट फाइबर्स। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी इनमें कम होते हैं, मायोग्लोबिन भी कम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होगा, बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेरी हाई। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्मिक कहाँ पे काम कर रहा था, कैल्शियम आयन को स्टोर करने के लिए, तो वो इसमें बहुत अच्छे से होता है। सो दे डिपेंड अपॉन, ये किस पर डिपेंड करेंगे, एनारोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी पे। अगले वीडियो से हम शुरुआत करेंगे हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में।